हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो। किसकी ऑडियो ऑन है पीछे से? ऑडियो बंद करो प्लीज। एक बच्चे की ऑडियो ऑन है, प्लीज वहां से ऑडियो म्यूट कर लो अपनी। गुड मॉर्निंग, हाथ हिला के कम से कम गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग बढ़िया सर। बढ़िया हो? हाँ जी सर, आप कैसे हो? मैं तो यार सबसे बढ़िया अच्छा सर। हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। जी सर। ये ऑडियो बंद करो प्लीज पीछे से यार। ऑडियो बंद करो, किसी की ऑडियो ऑन है जी। चलो जी, एक बार हाथ हिला के दिखा तो दो नलायकों कम से कम। यस। ओ माय गॉड। गुड। बढ़िया। ये बाकी बच्चे जो वीडियो बंद करके बैठे हैं, क्या हुआ? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिला क्या अभी, या नहाए नहीं अभी? चलो जी, स्टार्ट करें फिर अपना डाउट सेशन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे वही अपना चैट बॉक्स है। साइड में अपना चैट बॉक्स है। जिस जिस बच्चे के डाउट हैं अपना नाम यहाँ पे डालते जाओ। मैं वन बाय वन यहाँ से बुला लूंगा, ठीक है जी। और फिर वो बच्चा अपनी ऑडियो को अनम्यूट करेगा और फिर अपना डाउट पूछेगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं डाउट्स का रिप्लाई करूंगा। जब मैं डाउट्स का रिप्लाई करूंगा तो अपनी ऑडियो जो है ना म्यूट कर देना, ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। तो एक बार पहले साइड में चैट बॉक्स में नाम लिख दो, जिन जिन बच्चों के भी इनकम टैक्स में डाउट्स हैं, या जीएसटी में डाउट्स हैं, या किसी में भी डाउट्स हैं कि सर हमारे इसमें डाउट्स हैं, तो मैं वन बाय वन आपको बुलाता रहूंगा फिर। ठीक है, चलो जी। दो बच्चों के नाम तो आ चुके हैं। संध्या। संध्या, अपनी ऑडियो वहां से ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी संध्या, बोलो। सर मेरा ना टैक्स में सैलरी चैप्टर पे एक एमसीक्यू, उस पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। बोलो। सर एक रमेश एन एम्प्लॉय ऑफ स्टार लिमिटेड ड्रोन अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹14,000 per month. He also own a car of 1.6 liter capacity, which is used for partly personal or partly official purpose. The total expenses incurred by employer during the year 2019-20, इंक्लूडिंग कर रहा है डेट ऑफ ड्राइवर, इसका अमाउंट दिया हुआ है सर 75,000। तो सर टैक्सेबल इनकम इसका सैलरी का निकालने बोल रहे हैं सर, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। देखो, अब यहाँ पे ना आपका पहले तो आप ये चेक करो कि गाड़ी आपकी, याद करो सैलरी के चैप्टर में ना आपने जब मोटर कार बेनिफिट किया होगा, तो उसके अंदर दो पॉइंट हाँ आपने सर। किए होंगे, या तो गाड़ी होगी हमारी एम्प्लॉय की, या वो गाड़ी होगी एम्प्लॉयर की। ठीक है। अब आपने इस जी क्वेश्चन में सर। ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन में वो ये बात कह रहा है कि गाड़ी जो है ना वो एम्प्लॉयर की है। अब इसमें हाँ सर। गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है और खर्चा भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, और यूज एम्प्लॉयर। आपकी दोनों जगह पे हो रही है। यस सर। और गाड़ी आपने बोला कि 1.6 लीटर सीसी तक की है, मतलब छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है। यस सर। तो अगर छोटी गाड़ी है तो उस केस के अंदर मैंने कहा था कि 1800 रुपए पर मंथ तो गाड़ी का टैक्सेबल करेंगे। ओके सर। ठीक है जी। उसके बाद ड्राइवर अगर मिलेगा तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का भी टैक्सेबल करेंगे। इन्होंने एक्चुअल खर्चा जो एक्सपेंडिचर इंकर किया ना वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है ओके ना। सर। मे बी अगर आपको सैलरी में ध्यान आ रहा हो, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की होती है, उसको यूज एम्प्लॉय करता है, और अगर दोनों जगह पर यूज होती है तो जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने फिक्स मुझे बताया ना उसके बेस पे टैक्सेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे 1800 रुपए पर मंथ हो गया, तो 1800 को अगर हाँ 12 से सर। मल्टीप्लाई करता हूं, एक मिनट रुको मैं कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लूं। तो 1800 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 21,600 तो ये आ गया। यस और सर। 900 ड्राइवर के उसको 12 से मल्टीप्लाई करूं 10,800 ये आ गया। तो टोटल मिला के यस सर। 32,400 रुपए तो ये टैक्सेबल हो गया। ठीक है। ओके सर। उसके बाद हाँ आपने सर। सैलरी कितनी बोली है? 40,000 पर मंथ या 14,000 पर मंथ? सर 40 40। हाँ, तो अगर 40,000 पर मंथ है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4,80,000 रुपए की सैलरी हो गई।
हाँ सर। और 32,400 रुपये इसका आपका टैक्सेबल आ रहा है। ओके। ठीक है, थैंक यू तो सर। उसमें फिर आपका हाँ सर। स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर माइनस करनी हो तो आप उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में माइनस कर दोगे 50,000 रुपये। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया डाउट आपका? हाँ सर। थम्स अप दिखा दो। सर उसका ऑप्शन कहाँ पे है? अच्छा, थम्स अप मतलब वैसे हाथ से दिखा दो नालायक। ओके सर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन पूछो जी, कोई डाउट है तो। सर और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। सर इसमें ना एवरेज सैलरी निकालने बोले बोले मिस्टर ए रिटायर कर रहा है 31 जनवरी 2019 को। इसका सर 30 कंप्लीटिंग किया हुआ है इसका 30 years एंड 10 months। तो बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वॉज ड्रॉइंग अ बेसिक सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ। और सर इसमें दिया हुआ है कि एनुअल इंक्रीमेंट दिया हुआ है इसमें ₹150 ड्यू डेट ऑन 1st Jan every year एंड ये ₹15,000 पर मंथ। तो इसका रिसीव्ड सैलरी दिया हुआ है सर, ग्रेचुइटी दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए रिटायरमेंट का। तो सर इसका एवरेज सैलरी निकालने बोल रहा है। आप मेरे को एक काम करो, ये क्वेश्चन है मेरे को ऐसे पूरा समझ नहीं आएगा, आप मेरे को ना इसकी फोटो या तो व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप Okay, नंबर अगर आपके पास है 96430 वाला, उस पर आप व्हाट्सएप कर दो, तो मैं सेशन के बाद सर नंबर आप बता दीजिए ना मेरे को। 96430, मैं ये इसमें चैट बॉक्स में ही लिख रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो ये नंबर है, इसमें आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं उसका फिर आपको देख के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अगला डाउट आशीष, आशीष गौरव। यस हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ कैसे जी, हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप बताओ। सर मेरे को ना पीजीपी में सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन की पॉइंट में थोड़ी सी डाउट आ रही है, इसको एक बार सर रिवीजन करवाते तो सही है। नहीं, 32 में डेप्रिसिएशन में किस पॉइंट में डाउट आ रहा है? सर डेप्रिसिएशन का ये जो अपना ये एसएलएम वाली है ना, हाँ 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 हाँ, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट में ही मेरे को मतलब थोड़ा सा हट रही है माइंड से। चलो ठीक है, इधर रिवीजन इधर देखना, आप ध्यान से इधर देखना एक बार। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ना आपको एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ पे एक बार देखना, यहाँ पे स्क्रीन आ रही है मेरी कोई? सर जी सर। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना। आपका डाउट मेरे पास ये आया है कि जो आपने 3211 जो आपका एसएलएम मेथड वाला है, उसके अंदर आपको जी, डाउट है, जी। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल होता है। जी यस। अब प्लीज ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। आपने अगर पीजीपी का चैप्टर ध्यान से पढ़ा, उसके अंदर नॉर्मली हम कहते हैं कि मेथड जो फॉलो होगा वो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो होगा हर केस में। बट एक केस ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि आप एसएलएम मेथड का भी ना ऑप्शन ले सकते हो। वो कौन सी कंपनी है? पावर जनरेशन वाली कंपनी जो है वो एसएलएम का ऑप्शन ले सकती है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसने क्या किया, एक एसेट परचेज की, एक मशीन परचेज की, और वो मशीन मान लो 100 लाख रुपए की है, और ये कंपनी कहती रही मैं ना डब्ल्यूडीवी मेथड यूज नहीं करूंगी, मैं एसएलएम मेथड यूज करना चाहती हूँ। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है, आप एसएलएम भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब एसएलएम का मान लो डेप्रीसिएशन रेट जो दिया है ना, वो डेप्रीसिएशन रेट जो दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 10% है। अब अगर डेप्रीसिएशन रेट 10% है तो इट मीन हर साल वो 10-10 लाख रुपए डेबिट करेंगे। तो अगर वो हर साल यहाँ पे 10-10 लाख रुपए डेबिट करेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूं कि 6 साल आपने डेप्रीसिएशन काम क्लेम कर लिया, तो मतलब 60 लाख रुपए आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिए। अब एक बात मैंने सोच के बोला, अगर मैंने 100 लाख की सेट ली थी, 60 लाख में डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुका हूं, तो मतलब मुझे 40 लाख रुपए अभी गवर्नमेंट से और लेने हैं, जो मुझे गवर्नमेंट ने भी अलाउड नहीं किए। अब 6 साल के बाद मैं ये बोलता हूं जी मैं ना ये मशीन मार्केट में बेच रहा हूं, अब मुझे इस मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर मैं मशीन बेचूंगा ना, तो 3 केस मेरे सामने आएंगे। या तो मैंने मशीन बेची है 20 लाख की, या मान लो मैंने मशीन बेची है 60 लाख की, या मैंने मशीन बेची है मान लो 120 लाख की। अब एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा, 100 लाख की मशीन ली थी, एसएलएम मेथड यूज किया था, 60 लाख डेप्रीसिएशन क्लेम कर चुका हूं 6 साल में, 40 लाख मुझे गवर्नमेंट से और लेने हैं। अब याद करो, मैंने क्लास में ना यह बात डिस्कस की होगी कि मुझे गवर्नमेंट से 40 लाख लेने हैं और मैंने 20 लाख की मशीन बेच दी, तो इट मींस मुझे 20 लाख रुपए का एक तरह से क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम तुम्हें 20 लाख का नुकसान नहीं होने देंगे,
शायद आपको ध्यान आ रहा हो, इस 20 लाख को हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी इस WDV से कम है, तो जो भी डिफरेंस होगा ना, उस 20 लाख को तुम P&L में डेबिट कर सकते हो। किस नाम से? टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम से ये 20 लाख रुपए डेबिट हो गए, मुझे अलाउड हो गए। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि मान लो मुझे गवर्नमेंट से 40 लाख लेने थे, ठीक है जी। अब मुझे गवर्नमेंट से यहाँ पे 40 लाख लेने थे, बट यहाँ पे मैंने बेच दिया 60 लाख का। अब सोच के बोलना, 100 लाख स्टार्टिंग में लेने थे, जिसमें 60 लाख मुझे डेप्रिसिएशन मिल गया। फिर मुझे 40 लाख लेने थे, अब ये मशीन बेच दी 60 लाख की, तो 20 लाख का मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये फायदा जो होगा ना, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। ये 20 लाख रुपए जो होगा, ये टैक्सेबल होगा PGBP के अंदर। शायद आपको नाम याद आ रहा हो, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। तो 20 लाख रुपए बैलेंसिंग चार्ज के नाम से टैक्सेबल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपने 100 लाख की मशीन ली थी, 60 लाख डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 40 लाख अभी आपकी WDV बची थी, अब आपने मशीन बेच दी 120 लाख की। अब एक बात मुझे सोच के बताना, आपकी कॉस्ट टोटल 100 लाख की थी, आपने मशीन बेच दी 120 लाख की, तो गवर्नमेंट कहती है जितनी रिकवरी कॉस्ट से भी ज्यादा हुई होगी ना, वो 20 लाख रुपए तो तुम्हारे जाएंगे कैपिटल गेन में, और बाकी जितना बेनिफिट हुआ होगा वो तुम्हारा जाएगा PGP के अंदर। तो सिंपल सी बात ना, बस ये ध्यान देना कि जब भी आपके एग्जाम में SLM वाला क्वेश्चन बनेगा, तो अब उस क्वेश्चन में बस ये देखना कि जो भी आपने वो मशीन बेची है उसका सेल प्राइस कितना है। अगर सेल प्राइस उसकी जो WDV है उससे भी कम है, तो फिर तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन आएगा। अगर सेल प्राइस WDV से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है, तो फिर PGP आएगा। और अगर सेल प्राइस आपका उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट से भी ज्यादा होगा, तो जो कॉस्ट से ऊपर वाला होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा, और बाकी जो बेनिफिट होगा वो PGP के अंदर जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ये जी, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो अगला फिर यहाँ पे डाउट है आकाश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जीएसटी में 2 डाउट है मेरे। सर रूल 6(1) में लिखा है, आपने एक प्रोविजन लिखा हुआ है, वंस ऑप्टेड फॉर दिस स्कीम वैलिड फॉर लाइफ टाइम सो एज ही में सैटिस्फाई द कंडीशन मेंशन्ड इन दिस दैट सेक्शन एंड रूल। सर जो कंपोजिट स्कीम की जो लिमिट है 1.5 लाख तक, 1.5 करोड़ तक, तो सर अगर 1.5 लाख 2 करोड़ वो लिमिट है सर, अगर वो क्रॉस होगी तब तो नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा ये। हाँ, वो तो इसका मतलब यार ये है कि अगर मान लो आपकी 1.5 करोड़ से कम लिमिट रहती है, तो आप लाइफ टाइम तक वैलिड रहोगे। इट मींस ऐसा नहीं है कि आपको हर बार इंटीमेशन देनी पड़ेगी। मतलब अगर मान लो 150 लाख चल रही है तो आप स्कीम लेते रहो। हाँ, अगर आपको स्कीम छोड़नी है तो सेपरेट इंटीमेशन देनी पड़ेगी, और अगर लिमिट ही क्रॉस हो गई तो भी आप स्कीम से बाहर आ जाओगे। ठीक है सर। और सर रूल 33 में प्योर एजेंट का कंसेप्ट, सर एक बार प्योर एजेंट का कंसेप्ट बता दो। रूल नंबर 33 में ना यार, प्योर एजेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एजेंट, प्योर को हम बोलते हैं सच्चा एजेंट। सच्चा का मतलब ये होता है कि जो किसी के बिहाफ पर काम करता है बट बदले में ना कमीशन नहीं लेता। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो नहीं, मतलब मैं तो सीए हूं ही, चलो ठीक है जी, मैं सीए हूं, तो आपने मुझसे ना कंसल्टेंसी की सर्विस लेनी है। आपने बोला जी मेरे पापा ने ना कि एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, तो वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, उसका काम कैसे होगा, प्लीज हमें कुछ कंसल्ट करो। मैंने कहा मैं कंसल्टेंसी की फीस चार्ज करूंगा 20,000 रुपए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी कंपनी का ना रजिस्ट्रेशन होना है आरओसी के अंदर, और उस आरओसी की फाइलिंग फीस जो है मान लेते हैं वो 10,000 है। तो मैंने आपको बोला जी मुझे ना आरओसी की आपकी फाइलिंग फीस जमा करवानी पड़ेगी, वो 10,000 रुपए है, तो आप मुझे 10,000 रुपए दे दो। तो आपने बोला कि ऐसा करो, आप ना मेरे बिहाफ पर 10,000 रुपए दे दो और मैं आपको 10,000 रुपए बाद में दे दूंगा। अब एक बार सोच के बोला, आपके बिहाफ पर मैंने काम किया आपका, और अगर मैं कायदे से देखूं मेरा कमीशन लेना बनता है। यस सर। बट गवर्नमेंट कहती है कि तुमने यहां से 10,000 रुपए लिए और 10,000 रुपए तुमने आरओसी में जमा करा दिए। इट मींस तुमने बीच में कोई भी कमीशन नहीं लिया। इस एजेंट को बोलते हैं प्योर एजेंट। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि जब तुम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम अपनी वैल्यू 20,000 पे ही लोगे, आप 30,000 पे नहीं लोगे, क्योंकि 10,000 पे तुम्हारी वैल्यू नहीं है। 10,000 तो तुमने यहां से लेके वहां पे कर दिए, वो तुम्हारी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 20,000 पे है, जो तुमने क्लाइंट से बोले थे उसी वैल्यू पर जीएसटी चार्ज करोगे। ये 10,000 पे जो तुमने आगे लेकर दिए हैं वो तुम्हारी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सर लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता है, पॉसिबल है कि प्योर एजेंट होगा। बिल्कुल होते हैं यार, आजकल जान पे जान के लोग जितने भी सीएस हैं वो नॉर्मली कई बार काम करवा देते हैं बिना कमीशन के, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और सर एक पॉइंट है रिवर्सल ऑफ आईटीसी। सर रिवर्सल का मतलब क्या है?
रिवर्सल का मतलब ये होता है कि या तो अपनी आउटपुट जीएसटी की लाइबिलिटी में ऐड करके लाइबिलिटी इंक्रीज कर दो, या अपने जीएसटी पोर्टल में क्रेडिट लेजर जो है उसमें से उतना क्रेडिट माइनस कर दो। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। उसके बाद जी आशीष। आशीष बच्चा कहाँ गया? सर हो गई हमारी डाउट, हमने ले लिया पे। अच्छा, आपका डाउट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद साकेत। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर एमसीक्यूज में कुछ डाउट है टैक्स का। एमसीक्यूज में कुछ डाउट है टैक्स का? हाँ सर, मैं बोल दूंगा एमसीक्यू। या ऐसा करो ना, आप मेरे को एमसीक्यूज यहाँ पे शो कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मुझे एमसीक्यूज दिख जाएगा अगर आप शो कर सकते हो। हाँ सर, कुछ कॉन्सेप्ट्स में ही डाउट है। बोलो बोलो। हाँ सर, ये आसान क्वेश्चन मैं अभी बोल देता हूँ। टोटल इनकम ऑफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन इज 3,10,000. हम्म Income tax before cess payable is dash and surcharge payable is dash. तो सरचार्ज तो यहाँ पे आएगा नहीं, हाँ सिर्फ टैक्स ने। वो तो हाँ 10 लाख के ऊपर ही आएगा ना इंडिविजुअल के लिए, मतलब नालायक, 50 लाख के ऊपर आएगा, 10 लाख के ऊपर नहीं। 50 लाख। तो यहाँ पे 3,10,000 इनकम है, तो आर्टिफिशियल पर्सन पे वो 2.5 लाख की लिमिट लगती है। हाँ तो अगर 2.5 लाख की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, 3,10,000 इनकम है, 2.5 लाख से कितने ज्यादा है? 60,000 पे। हाँ। तो उस 60,000 रुपए का 5% निकाल दो, हम्म, ठीक है, और उसमें आप 4% सेस ऐड कर दो, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 3120 आएगा शायद। हाँ सर, आंसर में ये एमसीक्यू था आपका स्कैनर में, इसमें आंसर 500 एंड सरचार्ज नील दिया हुआ है सर। डाउट है मेरे मन में, तो नहीं, इसका पूछिए। आंसर करेक्ट बनेगा 3,10,000, हाँ, 60,000 का। और सर उसमें ऑप्शन 3000 है, नियरेस्ट ऑप्शन वही है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बना तो वही राउंड अप करेगा। हाँ, उसमें फिर सेस नहीं लगाया होगा ना, सेस लगाने के बाद आपका 3120 आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं सर, वो 3120 ऑप्शन में नहीं है, अब नियरेस्ट ऑप्शन 3000 है, तो वही मतलब लगाना पड़ेगा ना ऑप्शन, हाँ अगर एग्जाम में हाँ हाँ कम हाँ दिया हो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर और एक डाउट है हाँ जी। सर, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन था। हम्म वो सर डोमेस्टिक कंपनी जो वो कंपनी को भी इंक्लूड करता है जो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड करता है, फॉरेन कंपनी जो यस इंडिया में यस वो। यस, डोमेस्टिक कंपनी मींस एक इंडियन कंपनी या कोई ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके अरेंजमेंट जो हो रहे हैं डिविडेंड के वो इंडिया में हो रहे हैं। ओके। हाँ जी, और सर लास्ट एक डाउट है। बोलो। हाँ। कोरियन कंपनी रिसीव्ड 20 लाख रुपीस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट। हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो। A Korean company received 20 lakh rupees from non-resident for use of patent for a business in India. Sir, what is the treatment? तो ये इसकी टैक्सेबल होगा उसमें। Okay. हाँ, क्योंकि और सर पेटेंट इंडिया में यूज हो रहा है ना, तो अगर यूज इन इंडिया होगा तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया बन जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सर इंडिया में यूज होगा तो हर किसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो आर हो एनआर हो कोई भी हो, इंडिया में यूज हो रहा है यही मैटर करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल मतलब, बिल्कुल। और सर एनआर इसे इंडिया में यूज नहीं कर रहा तो इंडिया में टैक्स, हमारे टैक्स अकाउंट में वो टोटल इनकम इंक्लूड नहीं होगा ना? हाँ, अगर एनआर इंडिया में इसको यूज नहीं करा तो उस केस में उसकी इनकम में ऐड नहीं होगा फिर। और सर यहाँ पे और एक है, एनआर रिसीव्ड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी ऑफ रुपीज 15 लाख। डिविडेंड रिसीव कहाँ पे कर रहा है? डिविडेंड रिसीव्ड इंडिया में कर रहा है। हाँ, तो फिर तो टैक्सेबल है, अगर रिसीव्ड इन इंडिया फिर तो हर केस में टैक्सेबल है। ओके। और सर लास्ट एक डाउट था। हाँ जी। मिसेस पी हैज गिवन ए प्रॉपर्टी एज लेट आउट प्रॉपर्टी। आपका सर स्कैनर का ही एक क्वेश्चन है। बोलो। एक्चुअल रेंट इज 20,000 रुपीज पर मंथ इन 2016-17 and municipal tax enhanced retrospectively. She paid municipal tax of 60,000 rupees, which includes the arrears of municipal tax of rupees 45,000. ठीक है। Income from house property will be. तो जितना आपका एक्चुअल रेंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो उसमें म्युनिसिपल टैक्स आप सारे माइनस कर दो। हाँ, वो अरियर्स वाला किसी काम का नहीं है ना सर? नहीं नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सारे माइनस होते हैं। तो उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट निकल के आएगा उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, बैलेंस आपकी इनकम आ जाएगी। सर एक छोटा सा एक डाउट है।
अगर सर इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स इस साल का नहीं दिया होगा और अरियर्स दिया होगा तो अरियर्स माइनस करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा अगर वो इस साल पे किए हैं। मतलब किसी भी साल का माइनस हो सकता है, इस साल का है तो इस साल का, नहीं तो किसी दूसरे साल का दिया होगा तो वो माइनस करके इनकम निकालनी पड़ेगी। देखो सिंपल सी बात ये है, अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स इस प्रीवियस ईयर के अंदर पे कर दिए, जिस साल की तुम इनकम निकाल रहे हो चाहे वो किसी भी साल के हो, में माइनस करने पड़ेंगे, बट वो पेमेंट की हो ओनर ने, बस ये बात ध्यान देना। ओके ओके ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हाँ जी, आगे फिर यहाँ पे है रौनक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रौनक। सर मैं आपने जो मॉक टेस्ट जो दिए थे ना सैलरी के अंदर, हाँ, उसमें सर क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। एक मिनट रुको यार, मेरे पास तो मॉक टेस्ट आप मेरे को यहाँ पे शो कर सकते हो? सर आपको मैंने व्हाट्सएप किया है अभी। अभी व्हाट्सएप की, अभी मोबाइल कहाँ है मेरा? सर 18, 31, 32, 33 एंड 52 में डाउट है। सारे व्हाट्सएप कर दिए मैंने। एक मिनट रुको यार। क्वेश्चन नंबर आपका डाउट है 18, हाँ जी सर। उसका आंसर है 25,200। हाँ सर, ये कैसे है मेरे को ये समझ में नहीं आया इसके अंदर। चलो इधर देखो ध्यान से, बाकी जितने हाँ सर। बच्चे बैठे हैं वो भी एक बार देख लेना डाउट बच्चे के हैं। मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में ये है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया हुआ है 1800 पर मंथ, जिसमें उसने अमाउंट स्पेंड किया है 600 पर मंथ, और फिर हाँ उसके जी बाद सर। ट्राइबल एरिया अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपये पर मंथ। वो कह रहा है टैक्सेबल अलाउंस बता दो। अब एक हाँ जी बात मैंने सोच के बोलना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आप सब जानते हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है ना वो आपका फुली टैक्सेबल होता है, इस केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं होती। सर वो 70% वाला था, वो क्या था इसमें? नहीं 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 नालायक, वो तो ये था ट्रांसपोर्ट कंपनी अलाउंस। इट मींस अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके एम्प्लॉय को अलाउंस मिल रहा है तो वो 70%, उसको बोलते हैं आउट स्टेशन अलाउंस। ओके सर। ये तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ये तो फुली टैक्सेबल है। तो इसमें 1800 मल्टीप्लाई 12, ये तो 600 ओके। मेरे किसी काम का नहीं है। ट्राइबल एरिया आप सब जानते हो 200 रुपए की लिमिट है, हाँ जी सर। ठीक है, तो 300 रुपए टैक्सेबल हो गया, तो 300 मल्टीप्लाई 12, अगर मैं इसको टोटल करूंगा तो आपका 25,200 रुपये आंसर आ जाएगा। ओके सर। ओके सर, ठीक इसमें है, मेरा ये कंफ्यूजन हो गया था सर, वो 70% वाला। ठीक है। उसके बाद आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 30, 50, कौन सा? 31। 31। ये तो वैसे मैंने पहले लास्ट डाउट सेशन में लिया था, बट एक बार दोबारा बता रहा हूँ। इसके अंदर हाँ जी आपको सर। निकालना है रेंट फ्री अनफर्निश्ड आरएफए निकालना है, हाँ जी सर। ठीक है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी दी है 6,000, एडवांस सैलरी दी है आपकी 5,000, और ये 6,000 पर मंथ है। उसके बाद हाँ डीए आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 पे, जिसमें 30% जो है वो उठोए वाला है, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद फिर आपका बोनस यहाँ पे दिया हुआ है 1,500 रुपये पर मंथ। कंपनी ने आपको घर दे दिया 1 अप्रैल को, और आपने उसमें रहना स्टार्ट किया 1 नवंबर से, ठीक है। अब एक बात मैंने सोच के बताना, अब यहाँ पे आरएफए के लिए हम सैलरी क्या लेते हैं? बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में बोनस, कमीशन भी लेते हैं, कमीशन क्वेश्चन में है नहीं, वो लेंगे नहीं। तो इसमें अब जब भी मुझे आरएफए की सैलरी निकालनी है तो बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में बोनस लेंगे बस अभी तो। सर इसमें जो एडवांस में जो दिया है वो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी, बट वो टैक्सेबल तब होगी जब मुझे सैलरी की इनकम निकालनी होगी, आरएफए के लिए नहीं लेनी। ओके सर। देखो ना, ऑलवेज आप ये बात ध्यान दो कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर बेनिफिट की इनकम निकालोगे ना, तो उस बेनिफिट की इनकम निकालने के लिए सैलरी कौन सी लेनी है वो उस बेनिफिट में दिया होगा। ओके सर। तो आरएफए ने आपको बताया भाई सैलरी लेनी होती है बेसिक सैलरी प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस और प्लस में अलाउंसेस के टैक्सेबल पोर्शन। ओके सर। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी मेरी 6,000 है। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट बस ये ध्यान देना कि घर दिया अप्रैल में, रहना स्टार्ट किया नवंबर से, तो इट मींस कैलकुलेशन जो होगी वो नवंबर से होगी। हाँ जी सर। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 महीने की हो गई, तो 6,000 मल्टीप्लाई 5, तो 30,000 तो ये हो गया। डीए यहाँ पे हो गया 600, क्योंकि 30% है, तो 600 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3,000 ही आ गया। हाँ जी सर। बोनस आ गया 7,500 का, क्योंकि 1,500 है मल्टीप्लाई 5, तो मेरे ख्याल से टोटल आ गया 40,500। तो अगर 40,500 का 15% हम टैक्सेबल करेंगे तो 6075 ये मेरा टैक्सेबल आ जाएगा। ओके सर। ओके। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हो? 32 नंबर। 32 ही तो किया। अच्छा 32 में तो कुछ भी नहीं है ना, ये आपका जो अब 6075 आया है,
ठीक है, अभी 6075 में वो कह रहा है 500 रुपए पर मंथ आपको एम्प्लॉय से मिल गए हैं, तो जितने मुझे एम्प्लॉय से मिले वो माइनस कर दूंगा, तो अगर 500 पर मंथ है 5 महीने के 2500, तो बैलेंस मेरा कितना आ गया 3575, ये टैक्सेबल हो गया। ओके सर, डाउट। और बताओ। ओके 33 नंबर। 33 के अंदर भी कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी वाले केस में आप क्या चार्ज करते हो, लाइसेंस फीस। हाँ सर, लाइसेंस फी। ठीक है, अब इसमें लाइसेंस फीस देखो कहीं ना कहीं आपको दी होगी, लाइसेंस फीस देखो लास्ट में दी है 700 रुपए पर मंथ, हाँ सर, दी गया। तो 700 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 3500 रुपए आ गया। बताओ। ओके सर। एंड सर 52 में सर 24,000 कैसे आए ये? क्वेश्चन नंबर 52 में 24,000 कैसे आया? हाँ 24,000 ऐसे आया। आप मुझे एक बात बताओ, वो उसने रिटायरमेंट ली है, पेंशन वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, उसने रिटायरमेंट हाँ। लिया 1 अक्टूबर को। अब हाँ। याद करो क्लास में आपने किया होगा कि जब उसको मंथली पेंशन मिलती है उसको हम बोलते हैं अनकम्यूट पेंशन। अनकम्यूट पेंशन हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होती है। हाँ सर। ठीक है, तो उसको 5,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, और ये पेंशन हाँ। कब तक मिल रही है, उसको 31 जनवरी तक मिल रही है, क्योंकि 1 फरवरी को उसने पेंशन कम्यूट करवा ली। ओके सर, ओके। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने तो मिले उसको 5,000। फिर उसने 1 फरवरी को 60% करवा ली कम्यूट, तो अगर 60% कम्यूट करवा ली तो अनकम्यूट कितनी रह गई, 40%। 40। हाँ सर। तो अगर मैं इसका 40% निकालूंगा तो 5,000 का 40 कितना आ गया, 2,000। तो फरवरी और मार्च में कितनी मिलेगी, बस 2,000 मिलेगी, तो इन सबका टोटल कितना आ गया, 24,000 ही तो आ गया। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। चलो इसको मैं स्क्रीन को भी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पे डाउट हम पहुंच चुके हैं रौनक तक, रौनक का डाउट हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास संध्या ने एक डाउट डाला हुआ है, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जिन जिन बच्चों के डाउट है यहाँ चैट बॉक्स में डाल देना, मैं फिर ना ऑटोमेटिकली नाम यहाँ से लेता रहूंगा और डाउट आपके लेता रहूंगा। संध्या, हाँ जी संध्या, क्या डाउट आपका? सर मेरे को ना कैपिटल गेन का सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 में इश्यूज आ रहा है सर, ये मेरे को टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा है। 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यस सर। देखो उसके अंदर ना ये है, एक बार मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा, 1 मिनट रुको। स्क्रीन सामने आ रही है आपके, स्क्रीन में क्या आ रहा है? यस सर। सर स्क्रीन में सबके वीडियोस आ रहे हैं। ओहो, ये अब आ रहा है? यस सर। चलो इधर देखना आप ध्यान से। अब यहाँ पे ना एक सेक्शन 45(2) जो आपने मुझसे डाउट पूछा है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है री। अब एक बात मुझे सोच के बताना, आप जिस भी घर में रह रहे हो, या फादर मम्मी पापा सब इकट्ठे रह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन बस ये है, मान लो मेरे पास एक घर है या आपके पास एक घर है, ये आपके पापा ने घर लिया था फॉर एग्जांपल 1995 में, या मान लो घर लिया 2005 में, या घर लिया 2010 में, कोई भी एग्जांपल ले लो, और आपके पापा ने घर लिया था फॉर एग्जांपल 10 लाख का, ठीक है। अब अगर पापा के पास घर है तो ये घर पापा के हाथ में क्या हो गया, कैपिटल एसेट, क्योंकि पापा का बिजनेस तो घर की सेल परचेज का नहीं है, ये हो गया कैपिटल एसेट। अब पापा का ना बिजनेस जो था फॉर एग्जांपल लॉकडाउन कोविड के चक्कर में ना वो बिजनेस बंद हो गया, तो किसी ने बोला यार तुम ना बिजनेस स्टार्ट कर लो प्रॉपर्टी की सेल परचेज का, आगे जाकर इसकी डिमांड अच्छी आएगी। आपके फादर ने क्या किया, 2015 में ना बिजनेस स्टार्ट कर दिया प्रॉपर्टी की डीलिंग करने का, और आपके फादर ने क्या किया, इस वाले घर को वो अपने इस बिजनेस में ले आए। अब जब ये वाला घर आपके फादर के बिजनेस में आ गया, और आपके फादर का बिजनेस क्या है, घर की सेल परचेस करने का, तो अब ये वाला घर जो पहले कैपिटल एसेट था ना, अब आपके फादर के हाथ में स्टॉक इन ट्रेड बन गया। और अब ये स्टॉक इन ट्रेड बना तो आपके फादर ने क्या किया, मान लो 2017 में ये वाला घर बेच दिया। अब सोच के बोलना, जब आपके फादर ने 2017 में घर ये बेचा, तो क्या ये कैपिटल एसेट की सेल है या स्टॉक इन ट्रेड की सेल है? सर ये स्टॉक इन ट्रेड की सेल है, क्योंकि आपके फादर का बिजनेस है, आपके फादर का बिजनेस है, तब आपके फादर ने घर बेचा, तो इट मींस आपके फादर ने स्टॉक इन ट्रेड बेचा। अब यहां पे 45(2) ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया होगा ना, तो इस कन्वर्जन को हम ट्रांसफर मान लेंगे। बट जब ये कन्वर्ट किया उस टाइम हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा तो आया ही नहीं, आपने सिर्फ अभी कन्वर्ट किया है। तो जब ये स्टॉक इन ट्रेड आगे बेचेंगे, जब ये बेचेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम टैक्सेबिलिटी लगा देंगे कैपिटल गेन की।
अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर बेचा इसने, स्टॉक इन ट्रेड है, आप कैपिटल गेन कैसे लगा दोगे? तो जिस साल में आप ये प्रॉपर्टी बेचोगे ना, उस साल में दो इनकम टैक्सेबल होती हैं, अगर आपको क्लास में थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो। एक तो इनकम टैक्सेबल होती है पीजीबीपी की, और एक इनकम टैक्सेबल होती है कैपिटल गेन की। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, इतना हिस्सा बन गया ट्रांसफर। और मे बी अगर आपको कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन ध्यान आ रहा हो, चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता है कि जब ट्रांसफर होगा ना उसी साल टैक्सेबल होगा, बट 45(2) उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि चार्जिंग सेक्शन में जो लिखा है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो 45(2) ये बात कहता है कि इतना हिस्सा ट्रांसफर तो है, बट हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी तब लगाएंगे जब आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा होगा। अब वो कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस क्या लेंगे, तो मे बी आपको ध्यान आ रहा हो, जब हमने कन्वर्ट किया, तो जब कन्वर्ट किया, इस घर की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस बन जाता है। और जितने का पापा ने घर परचेज किया होगा वो तो मुझे पता ही होगा, वो मेरी कॉस्ट बन जाएगी। तो सेल प्राइस में से अगर कॉस्ट माइनस करोगे तो कैपिटल गेन आपके सामने आ जाएगा। और पीजीबीपी वो कैसे निकलेगा? अब जितने का घर बेचा वो तो सेल प्राइस हो गया पीजीबीपी का, क्योंकि आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है। अब पीजीबी की कॉस्ट क्या निकलेगी? जो इस घर की फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, मतलब जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस बनाया था आपने, जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस बनाया था, वही सेम प्राइस पीजीबी की कॉस्ट बन जाएगी। तो सिंपल सी बात, अभी देखो इधर देखो, ये कैपिटल एसेट, ये स्टॉक इन ट्रेड, और ये सोल्ड। आपने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, फिर आपने ऐसे बेचा, इतने हिस्से में लगेगा पीजीपी, इतने हिस्से में लगेगा कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन लगाने के लिए सेल प्राइस में क्या लूंगा? इस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो। कॉस्ट क्या लूंगा? जितने का आपके फादर ने परचेज किया होगा वो यहां पे आ जाएगी, ये कैपिटल गेन आ गया। जब पीजीपी निकालूंगा तो सेल प्राइस क्या लूंगा? जितने का स्टॉक इन ट्रेड बेचा होगा वो इसका सेल प्राइस आ जाएगा। और कॉस्ट क्या लूंगा? जो ये फेयर मार्केट वैल्यू इसका सेल प्राइस बनी ना, वो इसकी यहां पे कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है नी? तो अभी आ जाएगा पीजीपी की इनकम, तो ये पीजीपी की इनकम भी आ गई और कैपिटल गेन की इनकम भी आ गई। इस तरह से 45(2) काम करता है। ठीक है नी? ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, चलो अब मैं यहाँ पे अगला बच्चे का डाउट फिर यहाँ पे है, अगला है प्रकाश, हर्षित। चल पहले प्रकाश पूछ लो। हाँ जी प्रकाश, कहाँ गया बच्चा? हाँ जी प्रकाश, प्रकाश आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वहां से ऑडियो ऑन करो। हाँ प्रकाश बोलो, आप ऑडिबल नहीं हो, साउंड आपकी नहीं आ रही। चलो एक बार ऐसा करो, दोबारा से ना इसको एग्जिट करके फिर दोबारा से आप एंट्री लो, ठीक है? नहीं आ रही अभी आपकी आवाज। एक बार दोबारा से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे बैठा हूं, घबराओ मत। आपका डाउट तो मैं पक्का लेके जाऊंगा। ठीक है, क्या पता दोबारा से आ जाए, या एक बार अपना वो कर लो। हाँ जी हर्षित। हेलो सर। हेलो जी। सर एक डाउट है सैलरी चैप्टर में। हाँ जी। सर ये जो मोटर कार फैसिलिटी के एक परक्यूसिट है वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर आपकी बुक में चार्ट समझ में नहीं आ रहा कैसे बना हुआ है ये। चार्ट समझ में नहीं आ रहा कैसे बना हुआ है? चार्ट उसके अंदर हाँ मैंने सर। 4 तरीके से बना रखा है कि देखो, 2 केस में गाड़ी एम्प्लॉय की है और 2 केस में गाड़ी एम्प्लॉयर की है। सर इसमें दोनों जगह एम्प्लॉयर लिखा हुआ है। नहीं, वो एम्प्लॉयर वाला आपको दिख रहा होगा हिस्सा, सिर्फ एम्प्लॉय वाला तो इसलिए नहीं मैंने लिखा हुआ ना, क्योंकि एम्प्लॉय गाड़ी है, खर्चा भी एम्प्लॉय का, हम्म तो उस केस में टैक्सेबल होगा ही नहीं, वो पार्ट तो मैंने बुक में हम्म लिखा ही नहीं है। अच्छा। ठीक है ना? तो अगर जो आपको इसमें बुक में डायग्राम दिख रहा है और जो क्लास में डायग्राम है वो अलग है। क्लास के अंदर मैंने 4 टेबल के अंदर डायग्राम बनाया है, और बुक के अंदर भी सिर्फ मैंने वही डायग्राम बनाया है जितनी टैक्सेबिलिटी है। आपको ना उसमें ये दिख रहा अच्छा। होगा, जैसे गाड़ी एम्प्लॉयर की है, और अगर खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो 1800 रुपये पर मंथ और 2400 पर मंथ टैक्सेबल होंगे, और ड्राइवर के 900 रुपये भी टैक्सेबल होंगे। हाँ। और अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, और अगर मान लो खर्चा जो है उसमें एम्प्लॉय कर रहा है, तो फिर वो 600 रुपये और 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होंगे, और ड्राइवर के भी 900 रुपये टैक्सेबल होंगे। अच्छा। इस तरह से आपको दिख रहा होगा। हाँ अब समझ में आ गया। ठीक है। और एक डाउट और था। हाँ जी।
सर ये एलटीसी वाले कॉन्सेप्ट में ये चिल्ड्रन का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। एलटीसी वाले कॉन्सेप्ट में यार, ये आपको एक डेट ध्यान रखनी है, अगर बर्थ 1 अक्टूबर 98 से पहले है तो उसमें बच्चों की लिमिट नहीं है, जितने मर्जी बच्चे होंगे उनकी सारी एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगी। और अगर बर्थ 1 अक्टूबर 98 या उसके बाद है, फिर आपके 2 बच्चे एग्जम्प्ट होंगे सिर्फ। हाँ सर, और उसमें एक और आगे लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ मल्टीपल बर्थ आफ्टर वन उसका चाइल्ड, मतलब तो भी ये नहीं है, आती। उसका मतलब तो ये है, ये पीछे यार आवाज किसी की आ रही है, एक बार प्लीज साउंड अपना ऑन कर लो, ऑफ कर लो। उसका मतलब ये है, जैसे पहले एक बच्चा हुआ, फिर बाद में मान लो मल्टीपल बर्थ हो गए, मतलब बाद में 2 बच्चे हुए। सर ये मतलब पहले बाद में मुझे समझ में नहीं आ रहा। नालायक, एक बात में तो इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ पे हदों के जान के मजे ले रहे हो क्या मेरे यहाँ पे? अरे नहीं सर, मतलब पहले का मतलब 1998 से नहीं पहले या नहीं, फिर 1998 से पहले नहीं, 1998 से पहले अगर होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। इसका मतलब ये है, आपको मैं हाँ। सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो एक बच्चे का बर्थ है, ये केस एप्लीकेबल ही तब होगा जब बर्थ होगा 1 अक्टूबर 98 के बाद। ठीक है। अब 1 अक्टूबर 98 के बाद 2 बच्चों की लिमिट है, हम्म ठीक है। अब पहले एक बच्चा हुआ हम्म और फिर ट्विंस हो गए। ठीक है। अब लो कह रहा है कि 2 बच्चे एग्जम्प्ट हैं, हाँ। बच्चे हो गए 3, हम्म तो अब एग्जम्प्ट कौन से करूं, ये तो ट्विंस हुए हैं। हम्म तो गवर्नमेंट कहते हैं इस ट्विंस को एक मान लो और ये तीनों एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अच्छा। और अगर पहले ट्विंस हो गए हम्म और फिर एक हुआ, हाँ। तो गवर्नमेंट कहते हैं उस केस में सिर्फ एग्जम्पशन इस ट्विंस की मिलेगी, बाद वाले की नहीं मिलेगी। क्यों सर? मतलब वो तो इन, एक ही मान लिया। नहीं नहीं नालायक, वो एक तब माना जब पहले एक बच्चा हुआ बाद में ट्विंस हुए। अच्छा। जब पहले ट्विंस हो गए ना, तो इस ट्विंस को एक नहीं मानना, इस ट्विंस को फिर 2 ही मानना, एग्जम्पशन फिर इन दोनों की मिलेगी। अच्छा। आगे। और फिर एक डाउट और था। आराम से पेज तो पलटो, बुक क्या कर रहे हो? सर बुक में इस चैप्टर के एंड में 2 केस लॉज हैं सर, वो भी समझ में नहीं आ रहे हैं। कौन से? तो उसमें क्वेश्चन भी हैं, केस लॉ छोड़ो, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहे। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। एक तो केस लॉ है CIT वर्सेस शंकर कृष्णन केस लो 2012। आपको नहीं पढ़ने एग्जाम के लिए, ओके, थैंक यू सिर्फ सर। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होंगी वो पढ़नी है, CIT और ITAT और हाई कोर्ट की जजमेंट्स आपके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट ना स्टेट वाइज होते हैं, तो हमारे एग्जाम तो स्टेट वाइज है नहीं। हम्म अच्छा। और सर सर एक क्वेश्चन था, MCQ आपने करवाया था सेट नंबर 2 में, अभी सैलरी के चैप्टर में, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 था। एक मिनट में पढ़ के बताता हूँ। बोलो। सर इसमें ये था कि when an accommodation has been provided in a hotel by the employer for a period of 14 days and on transfer of employee from one place to another, what तो amount shall be taxable? तो तो उसके इसमें तो सर मेरे हिसाब से तो सर नील होना चाहिए, क्योंकि सर 15 डेज से तो कम ही हो रहा है। नहीं नहीं, 15 15 डेज से कम तब टैक्सेबल नहीं होता है, अगर वो आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपकी जॉब शिफ्ट हो रही है। अच्छा। अदरवाइज 15 दिन तक क्यों ना, तो भी वो टैक्सेबल होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे 15 दिन तक होटल की एकोमोडेशन एग्जम्प्ट है ना, वो एग्जम्प्ट सिर्फ तब है अगर तुम्हारी कहीं जॉब शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। अगर कहीं जॉब शिफ्ट नहीं हो रही तो उस केस में चाहे वो 10 दिन ही क्यों ना हो, तो भी वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, चलो ठीक है। और एक लास्ट डाउट GST में ये, हाँ सर, वो अभी चैप्टर वाइज परचेज करे थे लेक्चर्स, तो उसमें छोटा सा डाउट है। तो परचेज कर लिए हैं, सेटअप सारा कर लिया है फ़ोन में, और सर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई उसमें ना 2 सीरियल कोड आ रहे हैं। अब कौन सा डालूं कौन सा नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही है। एक क्लास के 2 सीरियल कोड आ रहे हैं? हाँ सर, एक GST के मैंने परचेज करे और एक इनकम टैक्स के कुछ लेक्चर्स परचेज करे थे, तो उसमें 2 सीरियल कोड आ रहे हैं। तो इनकम टैक्स का इनकम टैक्स में करना होगा, इनकम टैक्स की ईमेल में जो होगा वो इनकम टैक्स का होगा।
दोनों जगह खोल के देखिए सर, उसमें दोनों जगह दो दो शो हो रहे हैं, आगे पीछे हैं बिल्कुल। मेरे को यार अपनी ना And ऑर्डर आईडी ना फिर व्हाट्सअप कर दो, मैं अभी सेशन खत्म होने के बाद फिर स्टाफ से कॉल करवा देता हूँ। सर व्हाट्सएप करता हूँ सर, आप देखते तो हो नहीं। यार अभी कर दो ना नालायक, देखते तो हो नहीं। तो मैंने डाउट भी भेजे थे, आपने ना तो ग्रुप में ऐड करा। तो डाउट सेशन इसलिए तो रख रहा हूँ, सैटरडे संडे अब डाउट नहीं देख पाता इतने सारे। सर लेकिन चलो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, उनको मैं कैसे करूँ सर? आप मेरे क्वेश्चन पे गुम गए। तो घूम गए, उसको लिखने चाहिए ना, एकदम साथ में लिख लिया करो कि इस क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा चलो ठीक है, करूँगा अभी। हाँ देखो आकाश कह रहा है सर आप मैसेज का रिप्लाई करते हो, मैसेज भी देखते हो, वेरी गुड आकाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये अरे नालायक मेरा सर, झूठ ये बोल तो रहा है। मैं आपको सर स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया आपके डाउट, फिर अगले बाय। बच्चे कई सारे पड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी प्रकाश। प्रकाश बोलो। प्रकाश की आवाज आज मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी, हे भगवान क्या हुआ? प्रकाश आपकी आवाज ही नहीं आ रही यार, अनम्यूट है बट फिर भी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओ माय गॉड, आप एक बार हेडफोन उतारो, हेडफोन उतार के क्या पता आवाज आ जाए, मतलब वहां से डिस्कनेक्ट करो एक बार। हाँ बोलो। सर अब आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। ओके सर। सर एमसीक्यू में डाउट था। बोलो किस में डाउट था एमसीक्यूज में? सर मैं क्वेश्चन बोलूं आपको? क्वेश्चन बोलो। In case of transfer from one place to another, if employee is provided house at new place and also provided समझ गया, to 10 समझ गया, houses- समझ गया, समझ गया। आप ये क्वेश्चन बोलना चाह रहे हो, आरएफए के अंदर जब हमें एक घर मिला है और हमारी ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पे हो गई, तो हमारे एम्प्लॉयर ने वहां पे एक और घर हमें दे दिया। Yes, sir. तो उस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अगर एक घर मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूं, मुझे एक घर दिल्ली के अंदर मिला, मेरी ट्रांसफर जयपुर के अंदर हो गई, एक घर मेरे पास जयपुर में है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया दोनों में से ना एक घर छोड़ दो। Okay. अब हम तुम्हें 90 डेज दे रहे हैं, 90 डेज तक इन दोनों में से जिसकी वैल्यू भी कम आएगी ना, हम वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल करेंगे। और तुम 90 डेज में भी कोई घर नहीं छोड़ते, तो फिर 90 डेज के बाद उन दोनों घर की वैल्यू तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगी, बस ये बात ध्यान देना। तो सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपने, अब ये क्वेश्चन हमें को ये बताओ, ये क्वेश्चन 90 डेज तक वाला है या 90 डेज के बाद वाला है? सर 90 डेज तक है। What हाँ, तो amount shall be taxed? उसमें फिर आंसर ये होगा लोअर वैल्यू, मतलब दोनों में जिसकी वैल्यू लोअर होगी ना, वो वैल्यू टैक्सेबल होगी। ओके प्रकाश? और भी है। हाँ। और सर एक और डाउट था, आनंद इज इंटाइटल्ड टू गेट पेंशन ऑफ 600 पर मंथ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। क्या चीज, क्या चीज? एक और डाउट था। हाँ। नेक्स्ट, Anand is entitled to get pension of 600 per month from a private company. He gets 3/5 of pension commuted and gets 36,000. He did not receive gratuity. The taxable value of computed value of ये मुझे बताओ कितनी पेंशन कम्यूट करवाई है? 36,000 सर। नहीं नहीं, कितने परसेंट? 3/5। 3/4 होगा नालायक, या 3/5 है? यस सर। 3/4 है, 3/5 है? 3/5 है। नहीं, 3/4 होगा। फिर सर यहाँ मिसप्रिंट होगा। 3/5 है? यस सर। हाँ ठीक है, 3/5 का मतलब 60%। तो फिर ये कैसे होगा सर? ओ माय गॉड, इधर देखो ध्यान से, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। एक बात मुझे बताओ, 3/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो गया? 60% हो गया ना? सर इसका आंसर कैसे आएगा, ये तो मेरे को भी पता है। अब बता रहा हूं, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब एक बात मुझे बताओ, 36,000 पेंशन करवाई है कम्यूट,
और वो 60% है, इट मीन 60% कम्यूट कराकर आपको 36,000 मिले, तो अगर पूरी 100% कम्यूट करवाते तो कितने मिलते? तो आपको 60,000 मिलते। समझ आया कैसे निकाला है? यस सर। अब याद करो, क्लास के अंदर मैंने ये कहा था कि जितनी पेंशन कम्यूट कराई, जितने परसेंट कराई, उसको 100% पे ले जाओ। अब अगर मैं 100% पे ले गया तो 60,000 आ गया। आपने बोला साथ में ग्रेचुटी नहीं मिली, तो अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 1-2। तो अगर 1-2 निकालूंगा, 30,000 एग्जम्प्ट हैं, अब आपको मिले 36,000 हैं, जिसमें 30,000 एग्जम्प्ट है, तो 6,000 पे टैक्सेबल हो गया। ठीक है, यस सर। चलो और प्रकाश। और सर एक और था, रवि हैज 2 सन्स। सर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस वाले में था डाउट। बोलो। सर क्वेश्चन सुन लो। रवि हैज 2 sons. He is in receipt of children education allowance of 150 per month from his elder son and 70 per month from his younger son. Both his sons are going to school. Compute his taxable allowances. तो सिर्फ 50 रुपए टैक्सेबल होगा, क्योंकि 70 वाला पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई 12, 600 रुपए टैक्सेबल होगा। ठीक है प्रकाश? यस सर। बस यस सर बस। ओके। हाँ जी, अगला यहाँ पे डाउट था मेरे पास प्रकाश के बाद, जानवी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जानवी। हाँ जी, क्या डाउट है आपका? ये आपने लिखा हुआ है, I studied GST from your GST marathon. In that, I am not understanding while calculating value of transaction when GST is included. You are divided amount by 118 when GST is rate of 18%. जानवी, आप ही मुझे बताना एक Yes, बात। sir. आप मुझे बताओ, मान लो आप मार्केट में जाते हो, ठीक है जानवी? आप हल्दीराम में गए, आपने हल्दीराम में जाके बोला कि मुझे ना रात कचौरी दे दो, तो हल्दीराम ने बोला कि रात कचौरी 100 रुपए की है। अब इस 100 में हल्दीराम की जो रात कचौरी है उसकी वैल्यू भी है, और इसी 100 में उसने जीएसटी भी आपसे लिया, क्योंकि वो 100 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करता, उस 100 में ही जीएसटी होता है। ठीक है ना? अब एक बात मुझे बोलना, मान लो जीएसटी का रेट 18% है, तो ये 100 रुपए जो हैं, तो ये 100 रुपए किसके बराबर हो गए? इट मींस इसमें जीएसटी भी है और इसमें रात कचौरी की वैल्यू भी है। तो अगर मान लो रार कचौरी की वैल्यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल 100 और जीएसटी 18, तो ये वैल्यू जो है ना, ये 118 के बराबर ही तो हो गई। लेकिन 100 में इंक्लूडेड है ना 18? नहीं 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 नहीं, ये 100 वो 100 नहीं है। चलो ऐसा करो, ये मान लो रार कचौरी 200 रुपए की है बस। ओके। अब इसमें ही वैल्यू है, इसमें ही जीएसटी है। याद करो बचपन के दिन जब बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, क्लास के अंदर मास्टर जी बोलते थे कि अगर कोई वैल्यू नहीं पता तो एज्यूम कर लो x या एज्यूम कर लो 100। हाँ। ठीक है जी? अब मान लो मुझे जब वैल्यू नहीं पता तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया 100। ओके। और जीएसटी इसका 18%, मतलब जीएसटी 18, तो ये टोटल कितना हो गया? 118। अच्छा। तो ये वैल्यू 118 के बराबर ही तो हो गई। ओके। तो अगर ये वैल्यू, हाँ, तो अगर ये वैल्यू 118 के बराबर है, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इसको 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका जीएसटी आ जाएगा वो। ओके सर, ओके सर, गॉट इट। ठीक है? यस, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, वेलकम। रौनक, अच्छा रौनक का तो एक बार मैंने पहले डाउट ले लिया, रौनक पे दोबारा भी रहता हूं मैं, कोई बात नहीं। बट उससे पहले कुसुम, कुसुम बच्चा कहाँ है? बच्चा चला गया? हेलो सर। हाँ जी, हाँ हेलो कुसुम। सर एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 में डाउट है। 112 तो नॉर्मल एलटीसीजी है और 112A स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पे लगता है कि अगर आपने कोई इक्विटी शेयर है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं, या यूनिट्स ऑफ आपके इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, अगर आपने इसको मार्केट में बेचा और उसकी सेल पर आपने एसटीटी पे किया, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा ना, वो 112 कैपिटल ए में टैक्सेबल होगा, और वो 1 लाख एग्जम्प्ट होगा, और 1 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%। ठीक है?
और यहाँ पे 112 क्या बोलता है, 112 कहता है कि जो कैपिटल गेन तुम्हारे लॉन्ग टर्म है और वो तुम्हारे कहीं पर भी कवर नहीं हो रहे। जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर मेरे पापा ने ना अभी घर बेचा है और घर बेचा है 10 साल के बाद, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो पापा को जो कैपिटल गेन हुआ ना वो टैक्सेबल होगा 112 में। ओके। पापा ने गोल्ड बेचा, उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो टैक्सेबल होगा 112 में। पापा ने शेयर बेचे, उसकी सेल पर एसटीटी पे किया और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, वो 112A में जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि 112A ओनली फॉर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और 112 तो नॉर्मली हर केस में लग जाता है फिर। ओके सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। उसके बाद ज्योति कह रही है अलाउंस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया आर फुली टैक्सेबल है सैलरी। नहीं, फुली एग्जम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं और सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया वो तो फुली एग्जम्प्ट है। ज्योति हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वो फुली एग्जम्प्ट है। ठीक है, यस सर। सर आपके उसमें स्कैनर में गलत दे रखा था ना। हाँ वो मिस्टेक हो चुकी होगी तो उसमें फुली एग्जम्प्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। उसके बाद अलीशान, सर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स का जो अमाउंट रिकवर्ड हुआ है उसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। उसका ट्रीटमेंट बता देता हूं। उसका ट्रीटमेंट होगा 41(4) बैड डेट्स की रिकवरी फुली टैक्सेबल। इट मींस अगर बैड डेट्स आपको रिकवर हुए हैं तो उस केस में आपका जो बैड डेट्स रिकवरी होगी वो फुली टैक्सेबल होती है। मतलब जितनी रिकवरी होगी, जिस साल वो रिकवरी होगी उस साल वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 41(4). ठीक है अलीशान। उसके बाद अब डाउट है, अब मैं एक बार ऊपर देख लेता हूं किसका। रौनक का डाउट था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में तो रौनक कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो बस 3 पॉइंट। अगर आपको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिलता है तो जितना मिलेगा वो या दूसरे की लिमिट 5 लाख है और तीसरे का एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इनमें से जो भी, हाँ हाँ बोलो। इसमें 15 डेज एवरेज पे भी कुछ लिखा हुआ है मेरे वो पास जो नोट्स है। हाँ वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट है ना वो आपको ऑलवेज पता होगी, मतलब दी होगी। ठीक है, तो वो जो 15 आप देख रहे हो बुक में वो उस टाइम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट थी। अगर बाई चांस अब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेगा तो जो लेटेस्ट लिमिट होगी वो दी होगी, इनमें से कम वाला एग्जाम्प्ट होगा और बैलेंस टैक्सेबल होगा। सर एक बार इसको सर कोई एग्जांपल लेके सॉल्व करके बता दो एक बार। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिला 8 लाख, तो पहला 8 लाख आ गया, दूसरा 5 लाख आ गया और तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट हमें निकाल के दी है 3 लाख। ठीक सर। ये हमें निकाल के नहीं दी, उसने बोल दिया इस तरह से निकालनी है। तो अब एक अमाउंट मेरे पास 8 लाख आ गया, दूसरा 5 लाख आ गया, तीसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की लिमिट आ गई। अब इन तीनों में से जो भी कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर, जो लोअर होगा वही देखा जाएगा ना। यस। और सर एक और डाउट है सर, एजुकेशन लोन के अंदर सर वो है अप टू 4 लाख 11.20%, ऐसा कुछ कंसेप्ट है इसके अंदर। 11.20 कॉन्सेप्ट सर एजुकेशन लोन के अंदर है सर कि अप टू 4 लाख 11.20%, 4 लाख टू 7.5 लाख 11.20%, फिर से एंड अबव 7.5 लाख 10.90%, ऐसा कुछ है सर इसमें। मेरे पास पहले के नोट्स हैं। गलत है वो, अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट एजुकेशन लोन में नहीं है। सर फिर ये कंसेप्ट नहीं है एजुकेशन लोन का कोई? नहीं, एजुकेशन लोन का कॉन्सेप्ट डिडक्शन के अंदर है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है, बट ये नहीं है कोई 4 लाख तक का 11 पॉइंट और फिर उसके बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सर एक बार आप जो बोल रहे हो मेरे को कंसेप्ट समझा दो। वो आप डिडक्शन के चैप्टर में आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 80E कि अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है 8 साल तक। जितना भी आप इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन आप ले सकते हो ग्रोस टोटल इनकम में से। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी। उसके बाद फिर यहाँ पे डाउट है जी, मेरे पास आया है सर आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया। मेरा कोई ग्रुप नहीं है संध्या, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ऐड हो जाओ। कोई भी नई चीज होती है मैं टेलीग्राम चैनल में डालता रहता हूँ। और देखो यार, जो भी डाउट्स होते हैं ना, अगर व्हाट्सएप पे जैसे कई बार रिप्लाई नहीं हो पाता तो मैंने सैटरडे संडे का सेशन मेनली रखा, इसलिए आप खुद देखो मैंने पूरा संडे डिवोट कर रखा है आपके ऊपर। मतलब मेरे संडे को कल भी 4 सेशन है। अब उसमें जितने भी बड़े बड़े डाउट हैं चाहे छोटे छोटे डाउट हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट सोल्व कर दूं। तो जितने भी आपके डाउट्स आते हैं ना, साइड साइड लिखता रहा करो। अगर एकदम रिप्लाई कुछ बच्चों का मिल जाता है तो उनको मिल गया, बट अगर कुछ बच्चों को नहीं मिला तो वो लिखते रहो। सैटरडे को या संडे को जब भी आपको डाउट टाइम मिले वो डाउट जरूर पूछ लिया करो आप।
बच्चा कह रहा है प्रेमलता सर अपना नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए, मैंने आपकी क्लास ली है। मैं आप गुस्से से क्यों बोल रहे हो? मैंने ऊपर नंबर दिया है मेरे लाल, देखो ऊपर 96430 वाला नंबर ऊपर मेरा है, वही नंबर। उसके बाद फिर एक बच्चे का हर्षित, हाँ जी आपका क्या डाउट है? हाँ सर, एक ही डाउट है कि सर जैसे ओल्ड सिलेबस में बहुत सारे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी हैं इनकम टैक्स में, और उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का भी चैप्टर पढ़ा था, उसमें एएलपी के लिए 6 मेथड्स थे। तो उसमें कप मेथड इंपॉर्टेंट है। कप मेथड में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनेगा। कप मेथड या रिसेल प्राइस मेथड, इस दो मेथड को अच्छे से कर लेना बस। इसके कैलकुलेशंस आनी चाहिए अच्छे से। देखो यार आनी चाहिए, मैंने तो बल्कि रिवीजन क्लास अभी यूट्यूब पे डाली हुई है सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों की, वो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने दोनों मेथड समझाई हैं। अच्छा, तो वो दोनों देख लेता हूँ। और सर एक डाउट और था, जीएसटी में एक रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सर आरसीएम वाला कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आता। वो एक जगह आरसीएम 23 में लिखा है, एक जगह आरसीएम वो मैंने शायद मेरे ख्याल से पहले भी मैंने बताया था, एक जगह 23 मुझे में बताया था। हाँ, तो मैं जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने आपको एक सर्विस दी है, अब अगर मैंने आपको सर्विस दी है, ये सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, और मैं सिर्फ यही सर्विस देता हूँ, इसके अलावा मैं कोई सर्विस देता नहीं। अब सोच के बोला, जो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं उस पर रिवर्स चार्ज है, मतलब जीएसटी आप पे करोगे। अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक तू एक ही सर्विस दे रहा है, और वो भी ऐसी सर्विस जिस पर तुझे जीएसटी पे नहीं करना, तो तू सेक्शन 23 में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के लायबल है। तू नहीं भी कराएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुझे जीएसटी पे ही नहीं करना। अच्छा। और आप हर्षित जो है वो सेक्शन 24 में कवर है, रीजन भी क्योंकि आपको जीएसटी पे करना है। अच्छा, आगे सर। ठीक है, ये तो 23 सर्विस सप्लायर के लिए और 24 उसके लिए। थैंक यू सर। बच्चे एक प्रेमलता कह रही है इस पोयम कॉन्सेप्ट एंड पोयम गाइडलाइंस आर डिफरेंट। नहीं, दोनों सेम ही है। पोयम की गाइडलाइंस और पोयम कॉन्सेप्ट सेम ही है। वो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरा पोयम की गाइडलाइंस डाली हुई है, वहां से भी देख सकते हो। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास डाली है 4 घंटे की, उसको जरूर देख लेना। वो आपको अभी नहीं पता, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे या उस टाइम बाहर आओगे तब पता लगेगा उसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी। ठीक है, तो अभी ना कुछ बच्चे स्टूडेंट दरबार को और इन सब चीजों को ना लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है विवेक सर तो वेले हैं, शाम को 7 बजे आ जाते हैं, इनको तो और कोई काम ही नहीं है। तो अभी नहीं, उनको ना अभी नहीं पता, बट जब एग्जाम में बैठेंगे ना तब ध्यान आएगा कि वो स्टूडेंट दरबार में जो एमसीक्यूज हम करते थे और जो मैंने रिवीजन क्लास डाली है वो कितने काम की है। चलो जी, मेरे ख्याल से डाउट सबके हो चुके हैं खत्म, और वही 12 बज चुके हैं हमारे। ठीक है, बाकी जिनके अभी भी डाउट्स पेंडिंग हैं या कुछ भी माइंड में आते हैं, कल फिर संडे को मेरा डाउट सेशन है। ठीक है, तो शाम को वही अपना हम मिलेंगे मेरे सुबह 10:30 बजे से है कल। ठीक है जी, तो कल सुबह 10:30 बजे से मैंने उसका वही मीटिंग आईडी और पासवर्ड बता रखा है सारा वहीं पे। 10:30 बजे है, फिर 12:30 बजे है, फिर 3:30 बजे है, और फिर मेरे कल 4:30 बजे भी है। तो जिनके जो भी डाउट्स हैं कल फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, चलें? यस सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय सर, बाय बाय, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। जय हिंद बोलो। हाँ जी, जय हिंद तो भूल गए भाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।